दलित डेस्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिल्ली कैंट केस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। दिल्ली कैंट के बाद त्रिलोकपुरी, उसके बाद अभी संगम विहार में, और इसी बीच एक और खबर आई है दिल्ली के नरेला से, जहां पर 13 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार और मर्डर की ये पूरी घटना है। आज हम वहीं पहुंचे हुए हैं, आज हम नरेला में हैं और ये जो पूरा केस है इसको जानेंगे, घर वालों से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे किस तरीके से ये पूरी घटना ही हुई है। सर, आप किस तरीके से जुड़े हुए हैं, आप कैसे जानते हैं जो पीड़ित परिवार? सर ऐसा है, 9-10 महीने से पीड़ित परिवार में जो बिटिया की मम्मी थी वो मेरे घर पे भी मेड का काम कर रही थी। और इस दौरान अभी जो ये हादसा हुआ है, आज से 1.25 महीने पहले इस परिवार ने अपनी बिटिया मकान मालिक की बहू के साथ उनके घर पे भेज दिया। और वहाँ भेजने के बाद उस बिटिया से 15 दिन के बाद बात कराई गई। उसमें उस टाइम पे बिटिया हष्ट पुष्ट और खुश नज़र आई। और जो पीड़ित परिवार है वो अनपढ़ है, ना उनके पास कोई मोबाइल वगैरह है। वो मकान मालकिन से ही बोल के और उनकी सूझबूझ लेती थी। अभी जैसे रक्षाबंधन आया तो रक्षाबंधन से 4-5 रोज़ पहले उन्होंने फिर कहा मकान मालकिन से कि मेरी बिटिया से बात करा दो और उनको बोल दो कि भाई वो बिटिया को लेके आ जाएंगे, रक्षाबंधन पे भाई को राखी बांधेगी। तो ये 3-4 दिन ऐसे ही उन लोगों ने गुजार दिए कि बिटिया तो सो रही है, बिटिया खेलने गई है। और फिर लास्ट टाइम पे तो फ़ोन ही उठाने बंद कर दिए। तो रक्षाबंधन पे ना तो वो बिटिया आई, ना वो खुद कोई आया, और रक्षाबंधन निकल गया। 23 तारीख को शाम को 3-3:15 बजे मकान मालकिन के पास फ़ोन आता है वहाँ से, रजनी के घर से। और रजनी भी वहीं ऑन प्रजेंट गुड़गांव ही थी अपने भाई के घर पे। वहाँ से फ़ोन आता है कि खाना खाया और खाना खाने के तुरंत बाद उनको चक्कर आ गया और वो गिर गई। तो मकान मालकिन ने पीड़ित परिवार को बुलाया और उनको ये बातें बताई। पीड़ित परिवार ने उनसे अनुरोध किया कि भाई ठीक है, बिटिया को या तो यहाँ बुला दो या हमारे को वहाँ ले चलो, जो कि मम्मी पापा को देख के बच्चा खुश हो जाएगा। लेकिन उस परिवार ने इनकी सारी बात अनसुनी कर दी। और इसी बीच के दौरान 4, 4:15, 4:30 बजे दोबारा वहाँ से कॉल आई। लेकिन उनकी तो बीच बीच में बातें हो ही रही थी, लेकिन इनसे कोई बात नहीं कराई गई। 4:15, 4:30 बजे ही मकान मालकिन नीचे आती है और इनको बोलती है बेटी रोना की कोई बात नहीं है और बिटिया इस दुनिया में नहीं रही। खैर, इन्होंने ये बात सुन के अपने अंदर ये सदमे को रखा और अपने जो भी इनके सगे संबंधी और गांव और जो भी थे रिश्तेदार वगैरह, जहाँ पर भी इन्होंने एक दूसरे की मदद से उनको कॉल किया। वो भी धीरे धीरे शाम को 8, 9, 10, 11 बजे तक पहुँचे हैं। इसी बीच शाम को 6:30-7 बजे तकरीबन एम्बुलेंस से उस बिटिया की डेड बॉडी लेके आते हैं और उसमें 3-4 सदस्य होते हैं, जिसमें एक लेडीज रजनी भी होती है जो कि बिटिया को लेके गई थी, और साथ में संस्कार वगैरह का सामान भी लेके आए। वहीं से जहाँ से बॉडी आई वहीं से संस्कार? मेरी जो संज्ञान में आया है, मैं ऑन प्रजेंट उस टाइम पर नहीं था, लेकिन जब ये आंटी वगैरह गई हैं, जो ये जहाँ ये मेड का काम करती थी, ये थोड़े सोशल हैं, इन्होंने जो देखा तो वहाँ सामान रखा हुआ था। तो इन्होंने सभी ने देखा और उसको पीड़ित परिवार को कहा भाई तुम रो पीटने से कुछ नहीं होगा, अपनी बेटी के शव को तो देख लो। तो इसी दौरान जब कहा तो खोला खाला देखा तो बॉडी के कुछ आव भाव अलग था और उसमें बहुत संगीन बातें नज़र आ रही थी। चोट के निशान भी नज़र आ रहे थे, गला भी ब्लैक नज़र आ रहा था और थोड़ा सूजन भी था। लेकिन वो लोग बहुत जल्दबाजी कर रहे थे। तो जो गली में और जो ये औरतें और जो इधर उधर से इकट्ठी हुई, इन्होंने ये सब देखकर हैरान होगी। और बिटिया की माँ ने भी फिर इस चीज़ को महसूस किया। उन्होंने कहा भाई कोई तो 100 नंबर पे कॉल कर दो। फिर बीच में से किसी ने 100 नंबर पर कॉल किया। कॉल करने के बाद पीसीआर आई, नरेला थाना आया
और डेड बॉडी को अपने हैंड ओवर किया और डेड बॉडी को बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल मोर्चरी में जहांगीरपुरी रखा गया। 24 तारीख को सुबह मकान मालिकिन ही उनको लेकर गुड़गांव जाती है पीड़ित परिवार को, और वहाँ के जो भी आईओ वगैरह ने बुलाया था वहाँ पे थानों में, इनको 2-3 थानों में लेके भी गए। वहाँ से आईओ के साथ फिर ये पीड़ित परिवार दिल्ली पहुँचा शाम को 3 बजे के आसपास। मेरे को भी कॉल किया गया, मैं भी यहाँ से उनके रिश्तेदार वगैरह को लेकर बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल की मोर्चरी में पहुँचा। लेकिन मेरे जाने से ही पहले इन लोगों ने वहाँ डॉक्टर साहब से बात कर ली थी, वहाँ के गुड़गांव आईओ ने, और उन्होंने ये कहा भाई यहाँ का जो पोस्टमार्टम का टाइम है वो 3 बजे तक का होता है, आप लेट हो गए और इसके साथ साथ आपको डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। कल भी अगर आप आते हो तो नरेला आईओ को साथ में लेके आना, तब आपको डेड बॉडी मिलेगी। तो 24 ऐसे ही निकल गया। 25 तारीख को सुबह 10 बजे के आसपास मैं और पीड़ित परिवार को लेके नरेला एसएचओ साहब से मिले। नरेला एसएचओ साहब ने एएसआई राजेंद्र सिंह को आईओ डिटेल किया और वो हमारे साथ तकरीबन 1:30 बजे बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल मोर्चरी में पहुंच गए और गुड़गांव पुलिस से भी आईओ पहुंच चुका था। इस दौरान डेड बॉडी को मोर्चरी के अंदर से बाहर निकालते हैं और डेड बॉडी की शनाख्त की जाती है परिवार के द्वारा। वो सब हमने देखा तो बिटिया की जो चोट भी लगी हुई थी और गले पे भी वही सेम निशान नज़र आ रहे थे, और डेड बॉडी को डॉक्टर साहब के पास भेजा गया। डॉक्टर साहब जैसे ही पोस्टमार्टम के लिए अंदर जाते हैं डेड बॉडी के पास, तो उनको भी बहुत ही अचंभा हो गया बॉडी देखते ही, और उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं किया। वापस बाहर आए और दोनों आईओ को बुलाया। उनसे क्या बात हुई वो अंदर की बातें हैं, हमें तो नहीं बताया गया। फिर पीड़ित परिवार को अंदर बुलाया गया, उनसे बातें हुई हैं। उसके बाद जो मकान मालिक थे उनको बुलाया गया, उनसे भी बात हुई। उनका जो अंदर से आते हैं तो बहुत मोरल डाउन नज़र मेरे को महसूस हुआ, और कि भाई इनको कुछ डांटा धमकाया गया है। फिर डॉक्टर साहब ने दोनों एसएचओ को फ़ोन किया, नरेला एसएचओ और गुड़गांव एसएचओ। दोनों एसएचओ वहाँ पहुँचे हैं बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल की मोर्चरी में। उनसे बातचीत हुई है। बातचीत होने के बाद डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम किया है और लमसम 4:30 बजे हमारे को या 4:15 बजे के आसपास डेड बॉडी मिली है। और नरेला एसएचओ हमारे साथ डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रखवा के शमशान भूमि तक, और एम्बुलेंस को शमशान घाट के अंदर ही भेजकर और अंतिम संस्कार कराया गया। और जैसे ही हम संस्कार वगैरह करके आए वापस, तो गुड़गांव एसएचओ का मेरे पास फ़ोन आया कि आप पीड़ित परिवार को लेके आइए और एफआईआर दर्ज करनी है। हम रात को 8 बजे यहाँ से गुड़गांव के लिए निकले और वहाँ के एसएचओ साहब से मिले, और जो भी उन्होंने बयान वगैरह इनके पीड़ित परिवार के लेने थे वो सारे बयान वगैरह हुए। वहाँ से हम रात को तकरीबन 12:30 सवा 12 बजे ही वहाँ से वापस निकले। उसके बाद 1:54 पे वहाँ के एसएचओ ने मेरे को एफआईआर की कॉपी भी भेज दी, और रात में ही उन्होंने टीम बनाकर पीड़ित परिवार की मदद के लिए दोषियों की पकड़ धकड़ शुरू की, जो कि अगले दिन ही एक मुलजिम को या भाई गलत काम करने वालों को पकड़ा है, और बाकी अभी इधर उधर घूम रहे हैं। उनके फ़ोन वगैरह सर्विस लाइन वगैरह पर रखे हुए हैं। पुलिस काफ़ी त्वरितता से काम कर रही है। ये इस परिवार के साथ बीती है। आप क्योंकि शुरू से जुड़े हुए हैं इनसे, तो आप किस तरीके से आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या जो है वो न्याय की मांग, आप भी शुरू से लगे हुए हैं, तो कैसे आप न्याय को देखते हैं? देखो, न्याय तो ये है जी, दलित परिवार है, अनपढ़ परिवार है और प्रदेश में आए हुए हैं। इनकी मैं तो ये कहता हूँ जितनी भी हमारी देश की सरकारें हैं ये इस चीज़ को संज्ञान में ले और इस परिवार को अच्छे से अच्छा न्याय दिलाए, और जो भी गवर्नमेंट या सरकारें इनकी जो भी मदद कर दें, इनकी हालत देख के वो उनका एक आभार होगा। और मैं तो ये कहता हूँ जिस तरीके से इतना झनंदे अपराध उन लोगों ने किया है, वो देखते हुए तो उन दोषियों को इतनी कड़ी सज़ा मिले जो कि
इस दुनिया में कोई और भी काम ना करे और ऐसे बहन बेटियों के साथ दोबारा ऐसा अत्याचार ना हो। मेरी ये अपनी सोच है और हमारी गवर्नमेंटों ने, हमारी सरकारों ने इस चीज़ को बड़ी गहराई से लेना चाहिए।